एक लव्य स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। और दोस्तों, मैंने फर्स्ट चैप्टर का वीडियो पहले भी अपलोड कर रखा है, लेकिन गुण निरपेक्षता वगैरह टॉपिक में वहाँ पे अच्छे से कवर नहीं कर पाया था, क्योंकि वो मेरा पहला वीडियो था। तब मुझे इतनी अच्छी वीडियोस वगैरह बनानी नहीं आती थी। तो अब मैंने कोशिश ये की है कि इन्हीं टॉपिक्स को जो रह गए थे मैंने दोबारा से कवर कर दूं। तो ये गुण निरपेक्षता पहले चैप्टर का टॉपिक था। इस वीडियो को आप ज़रूर देखें एंड तक, ताकि आपको गुण निरपेक्षता से आपका एक भी क्वेश्चन ना बचे। यहाँ पे आपको सिर्फ 5 से 10 मिनट देने हैं। 5 से 7 मिनट में ये वीडियो कवर कर दूंगा। इस वीडियो में आपका हमेशा के लिए टॉपिक कवर हो जाएगा, तो इसे ज़रूर देखें। सबसे पहला जो आपको टॉपिक दिख रहा है यहाँ पे वो है गुण निरपेक्षता। तो दोस्तों, गुण निरपेक्षता को NAM के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि नॉन अलायंस मूवमेंट, यानी कि किसी में शामिल ना होने का आंदोलन था ये। तो देखो भाई, इसमें मैंने क्या लिखा है इसका आंसर। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि दुनिया शीत युद्ध के दौर में 2 गुटों में बढ़ चुकी थी। आपको पता है, एक अमेरिका वाला था पूंजीवाद, दूसरा सोवियत संघ वाला था साम्यवाद। इन 2 गुटों में बढ़ चुकी थी। ऐसे में क्या हुआ था कि 2 ध्रुवीयता को चुनौती देते हुए एक नया पक्ष सामने आया दुनिया की। वो क्या था? गुण निरपेक्षता। यानी गुण निरपेक्षता के तहत कुछ ऐसी बातें थी कि जिसके तहत मतलब दोनों ही महाशक्तियों में शामिल नहीं हुआ जाएगा। उन दोनों ही महाशक्तियों से अलग रहकर अपना गुण निरपेक्ष रहेंगे, यानी अलग संगठन में शामिल होंगे, जिसको गुट निरपेक्ष कहा जाता था। तो एक लाइन में अगर मैं ये बोलूँ तो गुट निरपेक्ष का अर्थ है दोनों ही गुटों में शामिल ना होना। बहुत आसान है। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर तो सेकंड आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, वो ये है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है उसके संस्थापक नेताओं के नाम बताऊँ। तो ये भी आ सकता है, इम्पोर्टेंट ही है। हालांकि इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी हमें तैयारी तो ऐसे करनी है, क्या पता पूछ ले इस बार। तो पहला क्वेश्चन है ये। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये 3 दोस्त थे, एक यूगोस्लाविया के, एक भारत के, मिस्र के। इन 3 दोस्तों ने 1956 में एक बैठक करी थी, मीटिंग करी थी। और उस सफल मीटिंग में इन्होंने एक फ़ैसला लिया कि हम मतलब कि किस तरीके से गुण निरपेक्षता वगैरह को अपनाएंगे। और 2 लोगों ने उनका बहुत समर्थन करा, ज़बरदस्त समर्थन करा। जो एक थे घाना के, दूसरा इंडोनेशिया के। मैंने इसीलिए इन दोनों को नीले पेन से लिखा है, बाकी तीनों को रेड पेन से यहाँ पे लिखा है। ध्यान से आप देखो, हमें क्या करना है, खाली इन देशों के नाम देखने हैं और इन देशों के नेताओं के नाम देखने हैं। बस ये 2 से 3 बार अगर आप पढ़ लोगे या लिख लोगे तो आपको याद हो जाएंगे थोड़े बहुत। यूगोस्लाविया के थे जोसेफ ब्रोज टीटो, शुरुआत इसकी वहीं से हुई थी। भारत के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। मिस्र के थे गमाल अब्दुल नासिर। घाना के वामे नक्रुमा और इंडोनेशिया के सुकर्णो। यानी ये जो 5 नेता थे, ये गुण निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेता कहलाए। फिर इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि गुण निरपेक्षता का पहला और 14वां सम्मेलन कब और कहाँ हुआ। तो देखो, पहला सम्मेलन जो था वो 1961 में बेलग्रेड में हुआ। ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसमें कितने थे? 25 देश शामिल थे। अगला है जो 14वां सम्मेलन है, ये आप यहाँ से देख रहे हैं 14वां, वो 2006 में क्यूबा हवाना में हुआ था। यानी उसमें 116 सदस्य देश थे। उस टाइम पे सदस्य संख्या बढ़ चुकी थी। और 15 पर्यवेक्षक देश। अब ये पर्यवेक्षक देश कौन से होते हैं भाई? पर्यवेक्षक वगैरह वो होते हैं जो नज़र रखते हैं विश्व की घटनाओं पे। एक्सपर्ट वगैरह आप न्यूज़ वगैरह में देखते हो तो कुछ 2-4 बिठा रखे होते हैं उन्होंने, वो एक्सपर्ट होते हैं किसी भी विषय पर राय देने वाले। तो कुछ ऐसे लोग शामिल हुए थे इसमें। तो यहाँ से दोस्तों देखो क्या कवर किया। सबसे पहले गुण निरपेक्षता का अर्थ समझ गए हो। संस्थापक नेताओं के नाम ये आपको याद करने पड़ेंगे। और पहला और 14वां सम्मेलन जो बुक में दिया है वो कब और कहाँ हुआ, कितने सदस्य देश थे। इसके बाद दोस्तों देखो आगे, ये शायद इसकी पिक अच्छी नहीं आ पाई है, पर आपको स्क्रीन में दिख जाएगा अच्छे से और समझ में भी आ जाएगा। ध्यान से देखना। गुण निरपेक्षता ना तो तटस्थता है और ना ही पृथकवाद है। पृथकवाद, हाँ, ना तो पृथकवाद है ना ही तटस्थता है। अब ये क्या मतलब हुआ इसका, पृथकवाद का और तटस्थता का? तो दोस्तों कन्फ्यूजन जो होती है ना, सबसे ज़्यादा इसी टॉपिक में होती है। और लगभग सभी बच्चे समझ जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि हर कोई नहीं समझता, पर कुछ बच्चों को दिक्कत ज़रूर आती है। अगर आपको इस टॉपिक पे दिक्कत है, और अगर मेरा ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि अब आपको इस टॉपिक पे दिक्कत नहीं है, यानी कि अब आप सीख चुके हैं, तो मुझे कमेंट करके बताना। क्योंकि अगर आप कमेंट करोगे तो मुझे पता लगेगा कि हाँ भाई, मेरी ये जो मेहनत थी वो किसी बच्चे के काम आई है। तो टॉपिक है सबसे पहले पृथकवाद और तटस्थता का मतलब समझ लें, क्योंकि अगर हमें मतलब ही नहीं पता होगा तो दोस्तों हम इसका जवाब देने के तो किसी लायक ही नहीं रहेंगे। तो पहले समझो आप पृथकवाद का मतलब। आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं पृथकवाद। मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, पृथकवाद को यहाँ से करता हूँ, और फिर इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, पृथकवाद का मतलब होता है, अर्थ होता है अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट के रखना, यानी अपने आप को अलग रखना दुनियादारी से।
अर्थात बस अपने अपने मतलब का सोचना और बाकी से किसी को कोई मतलब नहीं। क्या ऐसा हो सकता है? आपने छोटे क्लासों से पढ़ा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में ही रहता है और एक दूसरे के साथ। तो ये है, इसमें तो ये है कि मतलब एक देश दूसरे देशों से मतलब नहीं रखता है कुछ खास। विदेश नीति कुछ ऐसी होती है पृथकवाद की। तो गुट निरपेक्षता में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पहले ये सोचो कि देखो कि पृथकवाद जो था वो किसने अपनाया था। तो अमेरिका एक ऐसा देश है जो 1787 में स्वतंत्रता की लड़ाई हुई थी यहाँ पे। ये भी कभी ब्रिटेन का उपनिवेश होता था। उससे आज़ाद होने के बाद 1914 तक, यानी कि जब तक पहला विश्व युद्ध शुरू नहीं हुआ, तब तक अमेरिका ने अपने आप की विदेश नीति ऐसी ही अपना रखी थी, पृथकवाद वाली। यानी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रखता था अमेरिका, बस अपने देश में अपने देश के लिए ही सोचता था। तो ये हुआ पृथकवाद का मतलब, यानी दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाना, कोई मतलब नहीं रखना किसी से। सिंपल से शब्दों में बताया मैंने। ये भी अगर किसी को समझ में नहीं आता है दोस्तों, तो इस बताना ज़रूर, इससे भी आसान शब्दों में बनाने की कोशिश करूँगा। तो पृथकवाद यहाँ से हमारा क्लियर हो गया। आगे मैं देखता हूँ भारत ने ऐसा नहीं किया। आपको पता ही होगा क्योंकि भाई भारत ने गुट निरपेक्षता को अपनाया था। गुट निरपेक्षता को कुछ लोग पृथकवाद समझ लेते हैं, तो दोस्तों गुट निरपेक्षता पृथकवाद बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि क्या गुट निरपेक्षता का मतलब ये है कि भारत ने किसी देश से कोई मतलब ही नहीं रखा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि भाई देखो, हमने गुट निरपेक्षता को अपनाया जरूर था, पर पृथकवाद से हमारा कोई लेना देना नहीं था। हमारा मतलब मकसद ये था कि हम दोनों ही महाशक्तियों में शामिल नहीं होंगे। पर क्या हम दोनों महाशक्तियों की मदद नहीं करेंगे? क्या दोनों ही महाशक्तियों से ज़रूरत पड़ने में मदद नहीं लेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। बस हम शामिल नहीं होंगे। हमने मदद करी भी है और मदद ली भी है। कैसे मदद की है इसका एक उदाहरण दे देता हूँ कि कई बार हमने क्या करा है, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में शत्रुता यानी दुश्मनी को कम कराने की कोशिश की है। हालांकि हम गुट निरपेक्ष थे, हमें कोई मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी हमने प्रयास करा कि हम कैसे इनकी दुश्मनियों को, इनकी लड़ाइयों को कम करा सकते हैं। दूसरा अगर मैं उदाहरण दूं कि हमने मदद भी ली। मदद कब ली? आपको याद हो दोस्तों, अगर 1971 में पाकिस्तान के साथ जब भारत का युद्ध हुआ था, तो हमने क्या करा था, सोवियत संघ से मदद ली थी, 20 वर्षीय संधि करी थी। ये सारी कहानियाँ हैं। तो ये आगे आप अगले टॉपिक में मैंने अच्छे से कवर कर रखा है, वहाँ से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से आपको मैं उम्मीद करता हूँ पृथकवाद तो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। शायद मुझे लग रहा है कि आज मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, तो अब मैं थोड़ा स्लो बोलने की कोशिश करता हूँ, आप ध्यान से समझो। पृथकवाद समझ में आ गया। इसके बाद हम देखेंगे तटस्थता क्या होता है। तटस्थता देखते हैं दोस्तों। मुझे तो तटस्थता बोलना भी नहीं आता था अच्छे से, पता नहीं क्या है ये। तो आइए इसे समझते हैं, तटस्थता होता क्या है। तो देखो दोस्तों, तटस्थता जो है, गुट निरपेक्षता का अर्थ तटस्थता का धर्म निभाना नहीं है। क्योंकि तटस्थता का मतलब होता है कि इसका मतलब है कि मुख्यतः यानी मेनली हम युद्ध में शामिल नहीं होंगे, ठीक है। और ऐसे देशों के लिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो युद्ध को समाप्त करने में मदद करें, और या फिर युद्ध के बारे में कुछ सही गलत अपनी कमेंट करें, अपना कोई पक्ष रखें। कोई मतलब नहीं रखते भाई ये युद्ध वगैरह से। जब युद्ध हो जाता है तो ये कोई मतलब उसके साथ रह ही नहीं सकते, अलग रहेंगे, बिल्कुल बच के रहेंगे। तो भारत ने ऐसा नहीं करा। हमने गुट निरपेक्षता अपनाया था, परंतु हम तटस्थ नहीं हुए किसी भी मामले से। आपने ये भी पढ़ा होगा, मैंने इससे पहले सेकंड पार्ट में बताया आपको कि भारत ने क्या करा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में समझौता करवाया था। तो इसमें तटस्थता तो नहीं है भाई, क्योंकि तटस्थता होता अगर तो हम क्यों समझौता करवाते भाई? लड़ रहे हैं लड़े, मर रहे हैं मरे, हमें क्या मतलब था। लेकिन फिर भी हमने क्या करवाया, समझौता करवाया, तो इसे हम कहेंगे तटस्थता नहीं है। हमने अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में भी दुश्मनी को कम कराने के लिए मदद करी। हम हमेशा से मतलब ये चाहते थे कि कोई युद्ध ना हो। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमने तटस्थता नहीं अपनाया। और गुट निरपेक्षता का मतलब तटस्थता बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप पृथकवाद और तटस्थता को अच्छे से समझ गए होंगे। और ये जो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं ये सारे पॉइंट, अगर नहीं लिख रहे हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाएं, तो आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं वहाँ PDF वगैरह बना के सेंड कर दूँगा, तो आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं भी अगर समझ में कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या फिर यहीं कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक है। ये तो बहुत आसान है, हर किसी को तुरंत याद हो जाएगा, क्योंकि जो तटस्थ और पृथकवाद है वो उस टॉपिक में दिक्कत आती है, बाकी किसी टॉपिक में गुट निरपेक्षता में कोई दिक्कत नहीं आती। तो पहला टॉपिक मेरा ये है कि गुट निरपेक्षता को अपना के भारत को क्या लाभ हुआ। तो ये तो जाहिर सी बात है, हर किसी को पता होगा कि भाई अगर मान लो हम गुट निरपेक्षता को नहीं अपनाते और किसी भी महाशक्ति में शामिल हो जाते, तो दोस्तों हमें फिर उसके दबाव में भी तो रहना पड़ता। जैसा जैसा महाशक्ति कहता हमें वैसा ही करना पड़ता।
तो ऐसे में पहला पॉइंट ये बनेगा कि अंतर्राष्ट्रीय फैसले स्वतंत्र रूप से यानी बिना किसी के दबाव के हम कोई भी फैसला ले पाए, वो भी फैसला इस हिसाब से ले पाए जिससे कि हमको लाभ होता हो, ना कि किसी महाशक्ति को। हमने सिर्फ अपना लाभ देखकर अंतर्राष्ट्रीय फैसले लिए, वो भी स्वतंत्र होके। ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि हम दोनों ही गुटों से अलग थे। अगर हम किसी भी गुट में शामिल होते दोस्तों तो कहीं ना कहीं हम दबाव में रहते। तो पहला पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सेकेंड पॉइंट देखते हैं दोस्तों, गुट निरपेक्षता से भारत हमेशा ऐसी स्थिति में रहा कि अगर कोई एक महाशक्ति उसके खिलाफ जाए तो वह दूसरे की तरफ जा सकता था। ऐसे में कोई भी भारत को लेकर ना तो बेफिक्र था और ना ही उस पर दबाव बना सकता था, क्योंकि मान लो अब हम किसी भी महाशक्ति में शामिल नहीं हैं तो हमारे पास तो दोनों ही ऑप्शन है कि हम चाहें तो अगर अमेरिका में चले जाएं, हम चाहें तो सोवियत संघ की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर हम एक में शामिल हो जाते तो हम एक के ही रह जाते। तो ऐसा था कि जब भी अगर किसी ने दबाव बनाने की कोशिश करी तो हमारे पास ऑप्शन था कि हम दूसरे की तरफ जा सकते हैं। तो ये भी टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और देखते हैं दोस्तों, ये आखिरी टॉपिक है। इसमें ये क्या हो गया, पिक लेते वक्त उंगली अभी आगे लग रहे हैं, इनको यहाँ से हटाता हूँ, यहाँ से नहीं हटेगा। चलो मैं यहाँ पे देखता हूँ, इसे हाईलाइट कर देता हूँ पूरे क्वेश्चन को, और आप यहाँ से ध्यान से देखो। इसमें देखो क्या है कि भारत की गुट निरपेक्षता की नीति की आलोचना हुई। समझाओ कि भाई हमने जो गुट निरपेक्षता अपनाई थी उसकी कुछ लोगों ने, समझदार लोगों ने बहुत आलोचना करी, क्योंकि भाई समझदार लोग ही हमारी आलोचना ज़्यादा करते हैं आजकल, और ये उस टाइम पे भी ऐसे ही होता था, तब से लेके आज तक यही चल रहा है। तो देखो भाई आलोचना हुई तो कैसे हुई। कुछ लोगों ने ये कहा कि भारत की जो गुट निरपेक्षता की नीति है वो सिद्धांत विहीन है, यानी भारत क्या करता है, गुट निरपेक्षता की आड़ में अंतर्राष्ट्रीय फैसले लेने से बचता है और ख़ुद को बचाता है, जबकि दोस्तों ऐसा हमारा कुछ भी नहीं था। ये आलोचकों ने सिर्फ इल्ज़ाम लगाए थे हमारे ऊपर। पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है कि भारत के व्यवहार में स्थिरता नहीं है। भारत ऐसे तो कहता है कि हम गुट निरपेक्ष हैं, लेकिन भारत 1971 के युद्ध में, जब पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ था, बांग्लादेश संकट, तो ऐसे में हमने सोवियत संघ से मदद ले ली थी, अगर आपको याद है तो। और सोवियत संघ से हमने मदद ले ली तो इसका मतलब पता है क्या मान लिया उन्होंने? ये मान लिया कि भारत जो है वो सोवियत खेमे में शामिल हो गया, जबकि दोस्तों ये तो एक सिंपल से हमने एक मदद ही तो मांगी थी, और जबकि हमने ये सिर्फ मदद ली थी। सोवियत संघ हमारा सच्चा दोस्त था, उसने हमेशा हमारी मदद करी है और ऐसे वक्त में मदद करी है जब हमें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ऐसे में, और सच्चा दोस्त वही होता है दोस्तों जो हमारी बुरे वक्त में मदद कर दे। तो सेकंड चैप्टर में आपने वीडियो देखी होगी मेरी, अगर नहीं देखी तो मैंने सेकंड चैप्टर पे बना रखा है इन सब पे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर लाइक करें, कमेंट करके बताएं, क्योंकि दोस्तों ये मैं बना चुका था पर किसी बच्चे ने डिमांड करी तो मैंने टाइम निकाल के उसके लिए बनाया है। और अभी रात के 12:19 हो रहे हैं और इस टाइम पे ये वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी टाइम लग जाता है मुझे ये सब बनाने में, वो भी ये सोच कर कि किसी का तो फ़ायदा होगा मेरी इन वीडियोज़ की वजह से। तो